हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच के कनेक्शन को समझेंगे। फाइनली हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्बिट, जो अपने बोहर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया था, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो यदि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को, एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझने से पहले हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताता है, ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये हमें जब हम किसी आउटकम के बारे में श्योर नहीं होते हैं, कोई इवेंट है जिसके आउटकम के बारे में हम लोग श्योर नहीं होते हैं, हम लोग 100% श्योरिटी के साथ उस आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन को बेस्ट वे में डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी टर्म का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग जो अपना आउटकम है उसके बारे में 100% श्योर नहीं होते हैं। तो इस सिचुएशन को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए जो अपने सबसे अपना बेस्ट मेथड है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। इस सिचुएशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी टर्म का यूज़ करते हैं। इससे आप लोग इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे अपना चेस का गेम है, उसमें जो एक स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो जो अपना स्किल्ड प्लेयर है उसके उस गेम में जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स उसके उस गेम में जीतने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन आप लोग 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि जो स्किल्ड प्लेयर है वो मैच जीतेगा ही जीतेगा। आप सिर्फ उसके जीतने की संभावना के बारे में बता सकते हो कि नहीं, उस प्लेयर को उस गेम में जीतने की संभावना ज़्यादा है। जैसे एक और एग्जांपल है कि आज आसमान में क्लाउड है, आज क्लाउडी वेदर है, तो आप लोग 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी ही होगी। आप लोग ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, आप लोग सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हो, सिर्फ ये बोल सकते हो कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये। और जैसे ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा, ये सिर्फ एक आप उसके संभावना व्यक्त कर सकते हो कि यदि ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसके एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप लोग 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा ही करेगा। तो ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हम लोग 100% श्योर नहीं है, जहाँ पे हम लोग आउटकम को 100% श्योरिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी टर्म का यूज करते हैं। हम लोग उस सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए जो संभावना होती है उसको बताने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी टर्म का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट समझ सकते हो, एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट एज्यूम कर सकते हो कि जैसे ये अपना न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे अपने यहाँ डॉट बिंदु देख सकते हो, जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो इसका जो अपना ये पूरा कंप्लीट ये है, न्यूक्लियस के अराउंड जो अपना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका हम लोग शॉर्ट इंटरवल पे फोटो लेंगे, शॉर्ट इंटरवल पे एक इमेज लेंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे लेट सपोज हमने एक फोटो लिया तो इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे मिला, तो इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे हमने एक डॉट बना दिया, ये डॉट क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट था। फिर थोड़ी देर बाद इंटर बाद फिर हमने एक फोटो लिया, ये अपना न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो हमने एक यहाँ पे डॉट बना दिया। फिर हमने एक फोटो लिया थोड़ी देर बाद, अब ये अपना न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ हमने एक डॉट बना दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक फ़ोटो लेंगे, ऐसे शॉर्ट इंटरवल पे मल्टीपल बहुत सारे हम लोग फ़ोटो ले लेंगे। ये अपने जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा तो हमने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। फिर जितने सारे पिक्चर है, जितने सारे हमने इमेज लिए हैं, जैसे एक ये अपना इमेज है, ये एक अपना इमेज है,
ये एक अपना इमेज है। ऐसे ही सारे इमेज, बहुत सारे हम लोग मल्टीपल इमेज लेंगे और सारे इमेज को सुपर इम्पोज कर देंगे, सारे इमेज को ओवरलैप कर देंगे, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ये अपना न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो एक डॉट यहाँ मिलेगा, एक डॉट यहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, एक डॉट यहाँ मिलेगा, एक डॉट यहाँ मिलेगा। तो ऐसे हमें बहुत सारे इमेज को यदि हम लोग वो कर सुपर इम्पोज कर देंगे तो हमें बहुत सारे डॉट मिलेंगे। ऐसे ये बहुत सारे डॉट्स मिलेंगे। तो ये जो डॉट्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ डॉट्स हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ डॉट्स यहाँ पे देख रहे हो, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, इस कलेक्शन ऑफ डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे डॉट्स हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा रीजन, जैसे अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा रीजन जो ये रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट होने की संभावना ज़्यादा है, कि आप इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। और हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये सब क्या है? डॉट्स हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ डॉट्स हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ डॉट्स हैं जो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, तो इस कलेक्शन ऑफ डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो अपना कलेक्शन ऑफ डॉट्स है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस में जो अपने कलेक्शन ऑफ डॉट्स हैं, जो उसको जहाँ पे जो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इस कलेक्शन ऑफ डॉट्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये अपना न्यूक्लियस है, ये अपने इसके चारों तरफ बहुत सारे डॉट्स हैं। तो ऐसा किसी भी जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन हम लोग अपने पढ़ने के पर्पज़ से, समझने के पर्पज़ से एक बाउंड्री ड्रा करते हैं। ये अपना एक बाउंड्री ड्रॉ कर दिया, और ये बाउंड्री कहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि एक ऐसा रीजन हमें कवर हो जाए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की चांसेस, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% हो, मीन्स मैक्सिमम हो। मीन्स इस रीजन में जो हमने एक सॉफ्ट बाउंड्री ड्रॉ किया है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये जो अपना 3D स्पेस बन गया, ये क्या है? स्फेरिकल शेप है, ये 3D में है। तो ये जो अपना न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो 3D स्पेस मिल गया, जो हमने बाउंड्री ड्रॉ कर दी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, अप्रोक्सीमेटली 90% है, इस 3D स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यदि हम लोग डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? इट इज ए 3-डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज ए हाईली चांस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट होने की संभावना मैक्सिमम है, अप्रोक्सीमेटली 90% है। मीन्स इट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, अप्रोक्सीमेटली 90%। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ऐसा नहीं कि जो हमने बाउंड्री ड्रॉ कर दिया है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। जो अपना रीजन है इसके बाहर भी अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, सिग्निफिकेंट है, बहुत मतलब मीन्स लेस है। इस जो बाउंड्री इसके जो बाहर हमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और इस बाउंड्री के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मीन्स अप्रोक्सीमेटली 90% या उससे ज़्यादा है। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम लोग ऑर्बिटल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके फीचर को हम लोग समझेंगे। तो क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्बिटल क्या है? इट इज़ अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये तो अपना हो गया ऑर्बिटल का डिफिनीशन, कि इट इज़ अ 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 90% या उससे ज़्यादा। अब क्या है कि जैसा बोहर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में बोला था कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये कोई ऐसा कोई फिक्स पाथ नहीं होता है। एक रीजन होता है, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ये क्या है? एक 3D रीजन है और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, इस रीजन में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं होता है। अब जो अपना ऑर्बिटल्स है उसको ऑर्बिटल्स हमें मिलता कहाँ से है? आपने स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ा होगा,
स्क्रॉडिंजर इक्वेशन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया गया है, या ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके उस चैप्टर को, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को आप लोग वहाँ से देख सकते हो, जहाँ पे हमने इस टॉपिक को, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वहाँ से हमें ऑर्बिटल्स मिलते हैं, उसका जो सॉल्यूशन है वहाँ से हमें ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो ऑर्बिटल्स का एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है किसका, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का। और जो अपने ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं, एस, पी, डी, एफ एंड सो ऑन। इसके बारे में हम लोग अलग टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल्स के टाइप कितने होते हैं, ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, उसके एनर्जी लेवल क्या होते हैं, इसको हम लोग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हर ऑर्बिटल का अपना एक यूनिक शेप होता है। जैसे जो अपना एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप में होता है, जो अपना पी ऑर्बिटल्स है वो डम्बल शेप में होता है, जो अपना डी ऑर्बिटल्स वो डबल डम्बल शेप में होता है, जो अपना एफ ऑर्बिटल्स हो उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग जो अपना ऑर्बिटल होता है, हर ऑर्बिटल का अपना एक यूनिक शेप एंड एनर्जी लेवल होता है। मीन्स हर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। सबसे कम एस का होता है, फिर डी का होता है, पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होगा। तो इसको हम लोग एक अलग टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि जो अपने ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल्स का एक यूनिक शेप होता है और एनर्जी लेवल होता है। अब जो अपने ऑर्बिटल्स हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे एस शेप है उसका स्फेरिकल शेप है, पी का डम्बल शेप है, जो डी होता है वो डबल डम्बल शेप का होता है। तो ये शेप कौन डिसाइड करता है, इसका ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड होता है क्वांटम नंबर से। जैसे जो अपना एल, जो अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें ऑर्बिटल का शेप डिसाइड करता है। और जो अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एम, ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन डिसाइड करता है। तो जो अपने ऑर्बिटल्स हैं उसका शेप और ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करता है, क्वांटम नंबर, दैट इज एल एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये अपना स्पिन क्वांटम नंबर है। तो जो ऑर्बिटल उसके शेप और ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करता है, क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग अभी जब हम लोग इसका अलग टॉपिक होगा, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इसका एक अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये जो ऑर्बिटल यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी बताता है कि हम लोग जानते हैं ऑर्बिटल क्या है, इट इज़ द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और ये क्या है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो ये एक रीजन हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो अपना साई स्क्वायर होता है, जो हम लोग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से पता करते हैं साई, और साई को जब हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, साई के अपना वेव फंक्शन जब हम लोग साई स्क्वायर कर देते हैं हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है कि एक यूनिट वैल्यू में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है किस टॉपिक में, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप लोग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन देखेंगे तो आप लोग वहाँ समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है। तो साइंस स्क्वायर में क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद इन द ऑर्बिटल, मीन्स ये जो अपना ऑर्बिटल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, साइन स्क्वायर से। और साइन हमें कहाँ से मिलता है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। अब लोग बात करेंगे ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस, जो कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऑर्बिटल क्या है कि अपने जो बोहर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताता है कि जो अपना न्यूक्लियस है इसके अराउंड, ये अपना न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। तो जो फिक्स सर्कुलर पाथ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इट इज़ अ 3D रीजन। जैसे अपना न्यूक्लियस है इसके अराउंड ये 3D में स्फेरिकल शेप में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की संभावना मैक्सिमम है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 90% है। और जो ऑर्बिटल है वो अपना 2D में बात कर रहा है, मीन्स प्लेनर मोशन है। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस, मीन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑर्बिटल सर्कुलर शेप में होते हैं, लेकिन जो अपना ऑर्बिटल्स जो अपने ऑर्बिट हैं वो सारे ऑर्बिट सर्कुलर शेप में होते हैं। लेकिन जो अपना ऑर्बिटल होते हैं उसके अलग अलग शेप होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप। जो अपने ऑर्बिटल्स हैं सभी ऑर्बिटल के शेप अलग अलग होते हैं। और जो अपना ऑर्बिट, जो अपने बोहर साहब ने अपने ऑर्बिट के बारे में बताया था वो वेव नेचर को, जैसे हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि जो अपने पार्टिकल्स होते हैं वो डीएल नेचर शो करते हैं। तो जो अपने ऑर्बिट है उसने वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया था, जिसकी वजह से अपना एटॉमिक मॉडल, जो बोहर साहब का एटॉमिक मॉडल
वो फेल हो गया था, लेकिन जो अपना ऑर्बिटल है उसने वेव नेचर को कंसिडर किया और संभावना के बारे में बात की। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको कंसिडर किया। मीन्स इलेक्ट्रॉन के यहाँ प्रेजेंट होने की संभावना के बारे में बात की, ना कि श्योरिटी के बारे में। वो श्योर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही होगा, वो सिर्फ जो अपना ऑर्बिटल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में प्रेजेंट हो सकता है। और ऑर्बिटल के पास जो अपने ऑर्बिट है इसका कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, लेकिन जो अपने ऑर्बिटल होते हैं उसमें एस कैरेक्टर को छोड़ के जितने सारे ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि अपने मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। जैसे हाइड्रोजन या वाटर का शेप क्या होगा, ये हम कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो अपने ऑर्बिटल हैं वो सिर्फ एस, जो अपना एस ऑर्बिटल उसको छोड़ के जितने भी पी डी या फिर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जिससे हम लोग मॉलिक्यूल के शेप को बता सकते हैं। और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, 2n²। मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2 × 1 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 × 2² मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट में 2 × 3² मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n²। लेकिन जो अपना ऑर्बिटल होता है हर ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट वर्सेज ऑर्बिटल, जो कि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जब आप बोर्ड के एग्जाम दोगे, सीबीएसई के एग्जाम दोगे, तो कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। 5 नंबर में पूछ लेगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच के डिफरेंस को बताइए। तो दोस्तों यहाँ हम एक सिंपल ब्रेकडाउन के थ्रू ऑर्बिटल को कंप्लीट समझें कि ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ऑर्बिटल के बीच का कनेक्शन क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्क्रॉडिंजर साहब ने अपना मैकेनिकल मॉडल दिया था, जो स्क्रॉडिंजर साहब ने अपना मैकेनिकल मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसिडर किया था, और वहाँ पर उन्होंने अनसर्टेनिटी की बात की थी। मीन्स वो श्योर नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, सिर्फ वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे। तो इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का अपडेट पाने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू अगेन, बाय बाय।